ओके। हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और पिछले लेक्चर में हमने 19 क्वेश्चंस कर लिए थे और हमने डिसाइड करा था कि आज के लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। ओके। तो एक ब्रीफ देने के लिए हमने कवर कर लिए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप 2 और शॉर्ट आंसर के पहले 3 कर दिए। ठीक है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के आगे से आगे का करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, dissolved oxygen in water is very important for aquatic life. What processes are responsible for the reduction of dissolved oxygen in water? ठीक है। तो पहली चीज हमने जो देखी है कि हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन उस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि हम वाटर में जो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका वो काउंट उसका अमाउंट कम कर सकते हैं। ठीक है। कुछ कुछ हो सकता है कि जैसे हम फॉस्फोरिक एंड नाइट्रिक फर्टिलाइजर यूज करें। ठीक है। यूज ऑफ फॉस्फोरिक एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर, सॉरी नाइट्रिक नहीं, नाइट्रेट नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। ठीक है। डिटर्जेंट्स का अगर हम यूज करें इन वाटर बॉडीज, या फिर हम ह्यूमन वेस्ट जो है हमारा जो ह्यूमन डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन सीवेज, और कई नेचुरली अकरिंग प्रोसेस भी होते हैं जैसे यूट्रोफिकेशन। तो ऐसे प्रोसेसेस के हेल्प से, मतलब ऐसे प्रोसेसेस की वजह से जो हमारे वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होता है। ठीक है। तो दीज थिंग्स रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है। रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है। 21st, on the basis of chemical reactions involved, explain how chlorofluorocarbons cause thinning of the ozone layer in the stratosphere. ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये पूरी चीज जो है ये फॉलो करती है एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है। तो मैं जैसे ये यहाँ पर 21st क्वेश्चन है, तो इट फॉलोज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जो कि है F2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को स्टार्ट करेंगे और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये बनाते थे फ्री रेडिकल। कैसा फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन लूज हो जाता है तो ये एक फ्री रेडिकल बना, प्लस एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है। अब क्या है, अब जो ये वाला क्लोरीन है, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है वो कंबाइन करेगा ओजोन के साथ और उसको फॉर्म कर देगा ClO का एक फ्री रेडिकल और O2। ठीक है। और वापस जो ये ClO का फ्री रेडिकल है, ये वाली चीज है, ClO का जो फ्री रेडिकल है वो कंबाइन कर देगा एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ और वो वापस हमें दे देगा Cl डॉट और O2। तो तुम देख सकते हो जो ओजोन है, द ओजोन ब्रेक्स डाउन इनटू ClO फ्री रेडिकल एंड O2, एंड इसका फर्दर कंबाइंस विथ O2 टू गिव O2 नहीं, कंबाइंस विथ O मतलब नेसेंट ऑक्सीजन टू गिव Cl फ्री रेडिकल और O2। तो ये देख सकते हो जो ये ओजोन है ये कहां से मिल रहा है, हमें एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है। तो दिस इज एटमॉस्फेरिक ओजोन breaks down into ClO dot and O2 and that combines with O to give Cl dot and O2। ठीक है।
और इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दिस रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो पूरे रिएक्शंस ये हैं, और ऐसे रिएक्शंस होने की वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था। अब क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है व्हाट कुड बी द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो देखो एक चीज है कि जो हमारे सॉलिड वेस्ट है ना, सॉलिड वेस्ट है दो तरह के, या तो बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल वाले तो हमें पता है, हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है इनके बारे में, क्योंकि ये अपने आप ही डिग्रेड होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में, तो ये क्या होगा, ये जो चीजें हैं, अब देखो सॉलिड वेस्ट हम अगर बात करें लैंड के ऊपर, ठीक है, जो हार्मफुल इम्प्रॉपर इन अ सिटी, तो सिटी में क्या है, सिटी में हमारे कैटल्स घूमते रहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। प्राइमरी एग्जांपल इसके ले लो, हमारे प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स हमारे कैटल लोग खा लेंगे, कैटल मतलब जो हमारे गाय भैंस घूमते रहते हैं रोड पे, बेसिकली वो चीज है। ठीक है, तो ये चीजें हमारा ये खाएगा, कैटल लोग खा लेंगे हमारे प्लास्टिक वेस्ट। या फिर ये जो चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इट कैन, बाद में ये जाके हमारे सीवर्स में जा सकते हैं। ओके, तो मैं लिख देता हूं इसको प्रॉपरली, माइट बी ईटन बाय कैटल्स। ठीक है, दूसरा वाला माइट एंड अप इन सीवर्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे नाले हैं उनमें अटक जाएगा ये। ओके, एंड इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये ईटन बाय कैटल्स होंगे तो फिर क्या होगा, मे रिजल्ट इन देयर डेथ, या फिर यहां पर वो क्या होगा, इट मे रिजल्ट इन इट, नाले के ब्लॉकेज में रिजल्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो और जगह अपनी गंदगी फैला देगा, राइट, मे रिजल्ट इन ब्लॉकेज। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा इफेक्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल और हमारे जो डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट हैं, और पर्टिकुलरली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट हैं, उनके मेन कॉजेस ये रहे। ओके, अब आ जाते हैं हम 23rd क्वेश्चन पे। तो 23rd क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप a student of botany saw a beautiful lake in the villages. She collected many plants from that area. She noticed that villagers were washing their clothes around the lake, and at some places, waste material from houses was destroying its beauty. After a few years, she visited the same lake again. She was surprised to find that the lake was covered with algae, stinking smell was coming out, and the water had become unusable. तो बेसिकली क्या होता है, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, हमने बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे फोकस करा था, एंड बेसिकली ये टॉपिक है यूट्रोफिकेशन का, राइट। तो यूट्रोफिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं वो वाटर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से algae फॉर्मेशन जो है वाटर में बढ़ जाता है, और उसी वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में कम हो जाता है। ठीक है, सो यूट्रोफिकेशन बेसिकली है वेस्ट एंटर्स वाटर, और उसकी वजह से क्या होता है, इनहैंस्ड एल्गे रेट, एल्गे ग्रोथ, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से रिड्यूस्ड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इसकी वजह से क्या है, जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो अब बेसिकली यहाँ क्या हुआ है कि उसने एक लेक देखा, उसने देखा डिटर्जेंट आ रहे कपड़े धोने की वजह से, वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो रहे हैं और ये सब हो रहा है।
कुछ सालों बाद जब वो वापस आई तो क्या हुआ उस टाइम पीरियड में, हुआ कि ये सब पूरा वेस्ट जो है ये अक्यूमुलेट हुआ, जिसकी वजह से एल्गे ग्रोथ का रेट एनहांस हो गया, और जो तुम्हारे पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का काउंट था वो कम हो गया। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हो गया, एल्गे ज्यादा बने, स्टिंकिंग स्मेल आने लग गया पानी की वजह से, पहले तो वेस्ट की वजह से, और फिर दूसरा क्या है, क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गया, एक्वेटिक लाइफ पे इफेक्ट पड़ा होगा और फिर वो डीके वहीं हो गए होंगे। ठीक है, और ओवरऑल क्या है, वाटर उसका अनयूजेबल हो गया होगा। तो द रीजन लेक का कंडीशन ऐसा हो गया क्योंकि वहां पर यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस जो है वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो बायोडिग्रेड पोल्यूटेंट्स है वो दो तरह के होते हैं, राइट। पोल्यूटेंट्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो है हमारे बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, डिग्रेडेबल, और एक है हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो है जो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको डिग्रेड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो अगर ऐसे समझाऊं मैं, कैन बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, कैन बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरियाज। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, दीज कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, दीज कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। और दोनों में से जैसे पहले अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल हो सकता है हमारे काउडंग्स, ठीक है, या फिर हमारे जो कटे हुए फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं वो सब, तो फ्रूट्स एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, कई केमिकल से जो एल्यूमिनियम निकलता है वो, है ना, या फिर कई जो मर्क्यूरी निकलता है, ये सब हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल एल्गो है, पोल्यूटेंट्स है। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आते हैं 25th क्वेश्चन के, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो पानी में बेसिकली ऑक्सीजन कैसे आ रहा है, ऑलराइट। देखो, अब अगर हम बात करें पानी के बारे में, ठीक है, लेट्स जस्ट लुक एट ए वाटर बॉडी का एग्जांपल। तो हम ले लेते हैं कुछ ऐसा ही, लेक ले लो मान लो, ठीक है, और लेक में क्या है, ऐसे प्लांट्स हैं उसके, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स के केस में हमने देखा था कि प्लांट्स, तो हमें पता है प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम CO2 यूज करके O2 देते हैं। तो वन पॉसिबल वे ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फोटोसिंथेसिस of the plants that are present inside the water body। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम देखें, दूसरी चीज है कि हमारा जो ये पानी का सरफेस है, ये क्या है, ये नेचुरल एयर से इन कांटेक्ट है, राइट। और ये नेचुरल एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। तो बेसिकली क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेचुरल एरिएशन। ठीक है, नेचुरल एरिएशन। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, कांटेक्ट ऑफ वाटर सरफेस, कांटेक्ट ऑफ वाटर सरफेस विथ एयर, कांटेक्ट ऑफ वाटर सरफेस विथ एयर को बेसिकली नेचुरल एरिएशन बोलते हैं। तो ये जो प्राइमरी दो तरीके हैं जिससे हमारे वाटर बॉडी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग बीओडी इन द वाटर बॉडी। अब पिछले लेक्चर में हमने बीओडी के ऊपर एक बहुत लंबा डिस्कशन करा था, ठीक है, और मैं अभी वही बोल रहा हूं बेसिकली ये, ठीक है। तो बीओडी बेसिकली क्या बोलता था हमें कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पानी में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलेगा? अगर हमें पता चलेगा कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर, तो उससे वाटर बॉडी के अंदर मतलब उससे हमें क्या पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाटर बॉडी में एक्चुअली प्रेजेंट है ना। अब अगर उन्होंने ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर दिया, मतलब पानी में कम ऑक्सीजन होगा, मतलब वो सूटेबल पानी नहीं है। वाटर बॉडी इज नॉट अ प्योर वाटर बॉडी, वो बहुत पोल्यूटेड वाटर बॉडी है। और उसी हिसाब से अम, अगर वो बीओडी वैल्यू उसका कम है, तो हमें पता है कि बहुत सारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है और इसीलिए वो वाटर बॉडी प्योर है। तो एक तरह से जो हमारा बीओडी है उसको मेजर करना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उससे हमें एक आइडिया तो ये पड़ेगा कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और कितना नॉन बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल वेस्ट है। उसी के अलावा हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे वाटर बॉडी में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, और वो एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जानने का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। तो ये भी कायदे से कुछ वैसा ही पूछ रहा है। देखो वो पूछ रहा है व्हाई डज वाटर कवर्ड विद एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ बिकम पोल्यूटेड, मतलब वो पानी पोल्यूट क्यों हो जाता है जिसमें हमारे एक्सेसिव एल्गे ग्रोथ है। अब देखो एक चीज है कि हमने पढ़ा था बीओडी के बारे में पिछले लेक्चर में, और वो ये था कि जो हमारा बीओडी है वो इनहैंस होता है, एल्गे ग्रोथ जो है वो इनहैंस होता है विद द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स जो कि कहां से आता है? फर्टिलाइजर से, ठीक है। तो आज अब यह देखें तो हमें पता है कि प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट इससे क्या होता है? इनहैंस्ड एल्गे ग्रोथ, ठीक है। अब ज्यादा एल्गे ग्रोथ है मतलब फॉस्फेट्स भी अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और ये क्या चीज करेगा? ये हमारे जो एक्सेसिव फॉस्फेट हो जाएगा, फिर ये क्या हो सकता है? हार्मफुल फॉर एनीबडी यूजिंग द वाटर बॉडी। एक तो ये है। दूसरी चीज है अगर ज्यादा एल्गे प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? यूट्रोफिकेशन पे रिजल्ट करेगा। यूट्रोफिकेशन, अब यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होगा? द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen in water reduces, amount of dissolved oxygen in water reduces। तो इन दोनों वे में जो हमारे एक्सेसिव एल्गे ग्रोथ है ना, वाटर कवर्ड विद एक्सेसिव एल्गे ग्रोथ पोल्यूटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो उसमें ऑक्सीजन अमाउंट लेस है, और दूसरा एल्गे ग्रोथ एनहांस होता है पर्टिकुलरली फॉस्फेट से। और अगर ज्यादा एल्गे ग्रोथ है मतलब बहुत ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है हमारे उसमें, और इसका लिटरल मतलब यही होगा कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स है जो कि इन अ वे वाटर बॉडी को अच्छा नहीं बना देता यूजफुल पर्पसेस के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन 28 बेसिकली बोल रहा है फैक्ट्री वाज स्टार्टेड नियर अ विलेज, suddenly villagers started feeling presence of irritating vapors in the village, causes headache, cases of headache, chest pain, cough, dryness of throat and breathing problems increased. Villagers blamed the emissions of chimney of the factory for such a problem. Acha, and explain what could have happened. Give the chemical reaction to support the explanation.
ठीक है। तो बेसिकली जो ये इरिटेटिंग वेपर्स हैं, और फैक्ट्री की अगर हम बात कर रहे तो दो इरिटेटिंग वेपर्स जनरली फैक्ट्री से बाहर आते, वो है हमारे NO2 और हमारे SO2, है ना। अब NO2 बेसिकली कैसे बनता है कि वो, देखो क्योंकि ये फैक्ट्री है तो ये जो N2 + O2 का रिएक्शन है जो हमें 2NO देता है, ये पॉसिबल है। ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये रिएक्शन एयर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए N2 के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, लेकिन वो एनर्जी हमें यहां पर मिल सकता है। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन वेरी मच पॉसिबल रिएक्शन है। ठीक है। अब क्या होगा, हम बेसिकली NO को लेंगे, फिर उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के हम दे देंगे 2NO2। अब यहाँ इससे हमारा एक NO2 आ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, सल्फर की अगर हम बात करें, तो सल्फर बेसिकली क्या है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। सॉरी, सल्फर बेसिकली बनता है CuS2 से, जो कि है कॉपर सल्फाइड, कॉपर पायरेट्स, आयरन पायरेट्स है, सल्फाइड ओर्स बेसिकली। ठीक है। तो सल्फाइड ओर्स Cu2S को हम वो करते हैं, और इस प्रोसेस में हमारा क्या आता है, हमारे SO2 आ जाता है। ठीक है। तो SO2 आ जाता है, और इसी के साथ बचा कुचा क्या आएगा, कॉपर। क्या हो रहा है कि ये जो दो गैसेस है, ये बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इरिटेशन डिजीजेस। ठीक है। और ब्रीदिंग इश्यूज। ठीक है। तो ये दोनों डिजीजेस बेसिकली वो हो रहे हैं, और इसकी वजह से विलेजर्स को ज्यादा इश्यू हो रहा है। ओके, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस, हाउ। ओके, तो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, सनलाइट प्रेजेंस है। ठीक है। और सनलाइट क्या होता है कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट में, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन देने का। ठीक है। और सॉरी, O2 के साथ नहीं, O3 के साथ, O3 के साथ। तो इन द यूवी प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, in presence of UV light, sulfur dioxide reacts with ozone. Sulfur dioxide reacts with ozone photochemically. Photochemically. और फोटोकेमिकली एक बार वो रिएक्ट करेंगे तो वो देगा टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है। ये एक तरीका है। एक और तरीका है हमारे उसके, बेसिकली वो क्या है होता है कि वो डायरेक्टली जो हमारा SO2 है, ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते हैं, जो हमारा SO2 है वो डायरेक्टली O2 के साथ रिएक्ट करता है H म्यू में, और खाली SO3 देता है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये सारे रिएक्शंस बेसिकली प्रेजेंट वो हो रहे हैं हमारे सनलाइट के प्रेजेंस में। तो में फ्रॉम स्मॉग के प्राइमरी वो होते थे हाइड्रोकार्बन और NO2 और वो सब। ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हमारे NO2 के साथ ही। तो क्या होता है, सॉरी ये 30 क्वेश्चन है। हमारा जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो स्टार्ट करते हैं हम NO2 से। ठीक है। और NO2 बेसिकली H म्यू, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में NO देता है और एक नीसेंट ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है। फिर ये जो नीसेंट ऑक्सीजन है, बेसिकली ये नीसेंट ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, और कभी कभी क्या होता है, एयर की बात करता है। और ये जो ओजोन है, ये हमारे फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग
ये जो ओजोन है ये हमारे फोटोकेमिकल स्मॉग में आ जाता है। ठीक है, इसी ऐसे ही जो हमारा ओजोन है वो हमारे फोटोकेमिकल स्मॉग में आ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, हाउ इज ओजोन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो क्या होता है, जो हमारा, देखो नेसेंट ऑक्सीजन का ही बात है पूरा। क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर में हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये ब्रेक हो जाता है एच म्यू के प्रेजेंस में, और ये देता है हमें दो नेसेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जैसे ये रिएक्शन है सेम टू सेम वही होता है, वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के पास जाएगा और वो ओजोन बना देगा। और ये सारी जो चीजें हैं ये हो रहा है हमारे स्ट्रेटोस्फियर पे। तो दैट इज हाउ हमारा जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फियर में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन इज अ हेवियर गैस, इज ओजोन इज अ गैस हेवियर देन एयर, व्हाई डज ओजोन लेयर नॉट सेटल डाउन नियर द अर्थ। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि देखो, जो हमारा ओजोन लेयर है वो तो स्ट्रेटोस्फियर में फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो सनलाइट है ना, जो यूवी रेडिएशन है, उसके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बीच में ओजोन डीकम्पोज भी हो रहा है। ठीक है, तो ओजोन डीकम्पोज भी हो रहा है, सो द यूवी लाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, the UV light that is responsible for the formation of the ozone at a particular wavelength is also responsible for its decomposition. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि फॉर्म भी हो रहा है डिकम्पोज भी हो रहा है, फॉर्म भी हो रहा है डिकम्पोज भी हो रहा है। ठीक है, सो दिस रिजल्ट्स इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो फॉर्म हो रहा है डिकम्पोज हो रहा है, फॉर्म हो रहा है डिकम्पोज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम आ रहा है उधर। और इसी डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्रेजेंस से बेसिकली हमारा जो ओजोन लेयर है वो अर्थ के नियर सेटल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि some time ago formation of polar stratospheric clouds was reported over Antarctica. Why were these formed? What happens when such clouds break up by the warmth of the sunlight? ठीक है, तो हमारा बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि जो हमारा ClO है, और ये ClO कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, याद है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारा ClO है, कलर से कर देते हैं इसको, जो हमारा ClO फ्री रेडिकल है वो कंबाइन हो रहा है हमारे NO2 के साथ, जो हमको बेसिकली दे रहा है ClO ठीक है, और इसको हम बेसिकली बोलते हैं क्लोरीन नाइट्रेट। इसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन नाइट्रेट। ठीक है, और एक और रिएक्शन बेसिकली होता है, ये क्लोरीन नाइट्रेट जो है पहले तो वाटर के साथ रिएक्ट करके HOCl दे देता है और HNO3 दे देता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये जो Cl है ना, Cl फ्री रेडिकल भी होता है हमारे उसमें, तो वो मीथेन के साथ रिएक्ट करता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और CH3 का फ्री रेडिकल देके HCl देता है। ये हमें रिएक्शन पता है, ये हमने ऑर्गेनिक में देखा था, राइट। बेसिकली क्या है, ये जो ClO है ये इस HCl के साथ भी रिएक्ट करता है। तो एक तो इसका रिएक्शन ये रहा, दूसरा इसका रिएक्शन है कि ClO ये हमारे HCl के साथ रिएक्ट करता है, और ये हमें बेसिकली Cl2 प्लस HNO3 देता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारा ये हम बात कर रहे हैं ना, हमारे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, तो जो ये रिएक्शन है, उप्स, जो हमारा ये रिएक्शन है, तो हमारे जो पोलर स्ट्रेट वो है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ये इस रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं।
So polar stratospheric clouds provide a surface for this reaction. ठीक है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर ये। तो अब क्या होता है, अब एक बार ये HOCl फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो HOC, ये जो HOCl है, अब ये क्लाउड नहीं होगा तो क्या होगा, ये HOCl सनलाइट के प्रेजेंस में वापस हमारा Cl बन जाएगा, Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ द क्लाउड क्या होगा, जो ये HOCl बन रहा है ना, HOCl वापस आके हमारे को एक Cl फ्री रेडिकल दे देगा और OH फ्री रेडिकल दे देगा। और ये जो चीज है हमने देखा है, दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो बेसिकली क्या है, अगर ये क्लाउड्स ब्रेक हो गए, मतलब ये क्लाउड्स फिर ना रहे, तो क्या होता है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन देखा जाता है, ठीक है। नाउ अ पर्सन वाज 34th क्वेश्चन, a person was using water supplied by municipality. Due to shortage of water he started using groundwater. He felt laxative effect. तो what could be the cause? बेसिकली क्या है कि वो polluted water था, ठीक है। बस यही रीजन है कि वाटर पोल्यूटेड था। और लैक्सेटिव इफेक्ट बेसिकली कब होता है, जब हमारा सल्फेट प्रेस का कॉन्सेंट्रेशन 500 ppm से ज्यादा है पानी पे, ठीक है। तो जो पानी उसने निकाला उसमें जो सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो 500 ppm से ज्यादा है, एंड इसी वजह से उसने एक लैक्सेटिव इफेक्ट फील करा है उधर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे शॉर्ट आंसर टाइप खत्म हो जाते हैं। अब थोड़े मैच द फॉलोइंग बचे हैं। ओके, तो अब थोड़े मैच द फॉलोइंग बचा है और हमारे जो आगे के वो है वो बचा है, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन पे आते हैं। एक काम करते हैं, हम लॉन्ग आंसर टाइप खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब जो 46th क्वेश्चन है कि हाउ विल यू अप्लाई ग्रीन केमिस्ट्री टू अवॉइड फोटोकेमिकल स्मॉग, हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट्स, और ये सब जो है ये थोड़ा थोड़ा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, तो हम इससे बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो 46 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 46 क्वेश्चन बोल रहा है द मोस्ट, हाउ कैन यू अप्लाई ग्रीन केमिस्ट्री फॉर द फॉलोइंग टू कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मॉग, टू अवॉइड हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट्स इन ड्राई क्लीनिंग, to reduce synthetic detergent and to reduce the to reduce the consumption of petrol and diesel, ठीक है। अब फोटोकेमिकल स्मॉग कवर करने के लिए क्या होगा कि हम एक कैटालिटिक कन्वर्टर को ऑटोमोबाइल्स पे डाल देंगे। तो पहले वाले का आंसर होगा बाय फिटिंग कैटालिटिक, और कैसे होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए। तो बाय फिटिंग एफिशिएंट कैटालिटिक, बाय फिटिंग एफिशिएंट कैटालिटिक कन्वर्टर। तो क्या होगा, जो हमारे जो हार्मफुल गैसेस हैं वो वापस हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज है द अवॉइड, टू अवॉइड द यूज ऑफ हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट्स। तो बेसिकली ये क्या है कि जो हमारे ये है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेइंग बाय स्प्रेइंग certain compounds in the atmosphere, by spraying certain compounds in the atmosphere, that जो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री रेडिकल बनता है उसको यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे ये है हैलोजिनेटेड सॉल्वेंट्स इन ड्राई क्लीनिंग एंड दैट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग से ये जो फ्री रेडिकल्स बाहर आएंगे, दैट वो फ्री रेडिकल से ये कंपाउंड्स फ्री रेडिकल्स रिलीज इन दिस प्रोसेस, ठीक है। थर्ड वाले पे बात करें, टू रेड्यूस द यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। तो
तो अगर हमारे को हमारा जो सिंथेटिक वो सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली उन सोप्स पे ध्यान दे सकते हैं जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनता है। ठीक है, सो कैन यूज सोप्स दैट कम फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो अब ये वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है, तो क्या होगा, ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। ओके, तो वेजिटेबल ऑयल, दिस मेक्स देम बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, दिस मेक्स देम बायोडिग्रेडेबल। और इसी के साथ अगर हमें फोर्थ वाला जो चीज है, टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, इसका अगर हमें यूज करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम ग्रीन ऑल्टरनेटिव जैसे सीएनजी एंड एलएनजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ सीएनजी एंड एलएनजी बेसिकली कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल को कम कर देंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ सीएनजी एंड एलएनजी। सीएनजी बेसिकली क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, और जो एलएनजी है वो है हमारा लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ओके, नाउ 47th क्वेश्चन पे अगर हम बात करें। ठीक है, 47th क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिटर्न ऑक्सीजन टू एटमॉस्फेयर। इवन देन द कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ considered responsible for greenhouse effect. So now question is explain why. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब तक सब नेचुरल प्रोसेस था ना कि ह्यूमंस और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट कर रहे हैं और प्लांट्स फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे, तब तक ठीक था और एक बैलेंस बना था। लेकिन क्या हुआ, दे फिर ह्यूमन एक्टिविटीज आए, और ह्यूमन एक्टिविटीज ने बेसिकली जो है इस बैलेंस का हल वो खराब कर दिया, इस बैलेंस को बिगाड़ दिया उन्होंने। ठीक है, और मेजर काम क्या हो गया, उन्होंने जैसे डिफॉरेस्टेशन करा, जिससे प्लांट्स ही कम हो गए और फोटोसिंथेसिस होने के लिए कम प्लांट से तो कम कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ है। और अगर एक और एग्जांपल बोले, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से अगर हम देखें, तो क्या हो रहा था, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था। ठीक है, तो लिख देते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, सॉरी, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज डिस्टर्ब द CO2 balance present in the atmosphere. ठीक है, has disturbed the CO2 balance that was present. तो अब क्या हो रहा है कि अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है कि CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। दिस हैज रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ CO2 content in the CO2 content, concentration is the word, CO2 concentration in the atmosphere. ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये CO2 कंटेंट बढ़ रहा है और CO2 वो क्या कर रहा है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट का वो डाल रहा है। नाउ इसी रीजन की वजह से जो हम लोग हैं, हम अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। This is the reason we consider carbon dioxide responsible for greenhouse effect के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो मैं पानी पी लेता हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन वो करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में, जो बेसिकली हमें ये पूछ रहा है कि हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट
कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है, जो हमारा ये है, हमारे अर्थ पे जो लाइट आ रही है, जो वेवलेंथ आ रही है, कि वो बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, बेसिकली डायग्राम से अगर मैं समझाऊं, क्वेश्चन नंबर 48, तो ये हमारे अर्थ का सरफेस है। ठीक है, अर्थ के सरफेस में ये आ रहा है हमारा लाइट। ठीक है, अब ये लाइट आ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अर्थ का जो ये सरफेस है, अर्थ सरफेस हीट्स अप, गर्म हो रहा है। अब हर हमने आपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि जब भी एक चीज गर्म होती है फिर वो कूल डाउन होती है, तो वो ये एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है, जब ये अर्थ का सरफेस कूल डाउन हो जाता है, अर्थ सरफेस कूल्स डाउन, तो फिर क्या होता है, फिर जो ये लाइट वो है वो वापस बाहर रेडिएट होता है, री एमिट होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लेकिन ये री एमिट कैसे हो रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो री एमिशन हो रहा है, दिस हैपेंस इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, द री एमिशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अब क्या हो रहा है, जो हमारे ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये ऐसे ऊपर एक लेयर बना के बैठते हैं। ठीक है, ठीक है, सो इसको थोड़ा यहाँ ऐसे, हाँ, लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैस। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या कर रहा है, ये जो ये इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, अब्सॉर्ब कर देता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, एंड इसको थोड़ा बाहर जूम कर देते हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये लेयर दिस अब्सॉर्ब्स द इंफ्रारेड रेडिएशन। अब क्या हो रहा है, ये चीज बाहर नहीं जा रही, फिर जो ये यहां आ रही है, ये बाहर नहीं जा रही। क्या हो रहा है कि ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में हीट बाहर आ रहा है, ये हमारी ग्रीन हाउस गैस के मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन इज अब्सॉर्ब, और ये अब्सॉर्ब होके वापस अर्थ के अंदर री एमिट हो रहे हैं, ऐसे वापस री एमिट हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब ऐसा ही चलता जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि बाहर से भी लाइट तो आ रही है, बाहर से रेडिएशन आते जा रहे हैं, अंदर का भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि वो बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, ऐसा होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जो ये हीट आ रहा है अंदर, ये बाहर नहीं जा पा रहा है, हीट एंटरिंग इज नॉट एबल टू लीव टू लीव, और अब ये अंदर ही अंदर रह रहा है, तो क्या हो रहा है, ये ओवरऑल अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा रहा है ना। और क्योंकि ये ओवरऑल अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो वो क्या रिजल्ट कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पे रिजल्ट कर रहा है। ओके, सो दिस इंक्रीजेस द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, temperature of Earth's surface, and that result in global warming. ठीक है, सो एक समरी के लिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, 48 क्वेश्चन का, ग्रीन हाउस इफेक्ट से कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो हमारा जो सनलाइट है वो हमारे अर्थ पे हमेशा आता रह रहा है कंटिन्यूअसली, है ना, और वो हमारे अर्थ के सरफेस को हीट अप कर देता है। एक बार हमारे अर्थ के सरफेस कूल डाउन हो गया है, फिर क्या होता है, ये जो एनर्जी उसने अब्सॉर्ब करी अपने आप को हीट अप करने के लिए, वो एनर्जी एमिट करता है, और ये एनर्जी जो है ये एमिट होता है इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में। फिर क्या होता है, जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं, है ना,
जो ये इंफ्रारेड रेडिएशन के उसमें ये एनर्जी रिलीज करी है, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस उस इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसे वापस अर्थ में एमिट कर देते हैं। तो क्या होता है, इस वे से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो वापस अर्थ पे आ रही है ना, वो बाहर नहीं जा रही है। और एक तरफ से तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, सनलाइट से एनर्जी आ रही है आ रही है आ रही है। अब कंटिन्यूअसली अर्थ पे इतने हीट के रेडिएशन पड़ रहे हैं, अर्थ का एनर्जी इतना बढ़ रहा है कि ओवरऑल अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 पे बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 49 बेसिकली ये बोल रहा है, अ फार्मर वाज यूजिंग पेस्टिसाइड्स ऑन हिज फार्म। ओके, he used the produce of his farm as food for rearing fishes. Okay, he was told that the fishes were not fit for human consumption because a large amount of pesticides was accumulated in the tissues of fishes. Now how could this happen? ठीक है, तो क्या होता है, हमारा प्लांट होता है ना, हमारा एक प्लांट होता है जो कि एक सॉइल में लगा होता है, तो उसके ऐसे रूट्स होते हैं जो पानी को अब्सॉर्ब करते हैं और ऊपर एक पूरा ऐसा एक लंबा अच्छा खासा प्लांट बनता है। ठीक है, ऐसे। अब क्या हो रहा है, अब जो हमारे फार्मर भैया हैं, फार्मर भैया ने डाल दिए पेस्टिसाइड्स, जो हम रेड कलर में दिखाएंगे। ठीक है, तो फार्मर भैया ने डाल दिए पेस्टिसाइड्स। अब क्या होता है, जो ये पेस्टिसाइड्स होता है, ये हमसे क्या है, ये क्रॉप अब्सॉर्ब कर देता है। ओके, सो द क्रॉप अब्सॉर्ब्स द पेस्टिसाइड्स। एक बार क्रॉप ने पेस्टिसाइड्स अब्सॉर्ब कर लिया तो क्या होता है, नाउ क्रॉप में भी पेस्टिसाइड हैं, तो वो क्रॉप से या फिर जो ये है, इससे जो भी चीज निकलेगा उनमें तुम्हें पेस्टिसाइड मिलेगा। अब जो भी चीज निकल रही है वो बाद में उसको फिशेस को दे रहा है। ओके, तो हम बोल देते हैं जो प्रोड्यूस है, मतलब जो भी मिला है, द प्रोड्यूस ऑफ द प्लांट्स will also then contain pesticides. Contain pesticides. Will also then contain pesticides. तो इससे क्या होगा, अब क्या है, नाउ द फिशेज विल ईट द प्रोड्यूस। अब क्या है, वो पेस्टिसाइड से भरा जो प्रोड्यूस है, जो मिला है पेस्टिसाइड से भरा हुआ, उसमें जो है वो फिश खाएगा, तो फिश भी पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहा है, राइट। दिस results in the fish having food that has pesticides in it। ठीक है, दैट हैज पेस्टिसाइड्स इन इट। और इसी की वजह से अब वो फूड फिश के बॉडी में डाइजेशन डाइजेशन का पूरा प्रोसेस ये सब हुआ होगा, और इसी की वजह से हम बोलते हैं कि जो फिश के बॉडी में अक्यूमुलेटेड पूरा वो पेस्टिसाइड है वो ऐसे मिला है उसको। बेसिकली पेस्टिसाइड डाला फार्मर ने, वो प्लांट ने अब्सॉर्ब करा, फिर वही अब्सॉर्ब्ड पेस्टिसाइड जो है वो खाने में मिला, खाने में मिलने से वो फिश ने खाया और फिर वो फिश के अंदर मिल गया। ठीक है, 50th question, for dry cleaning, in place of tetrachloroethane, liquefied carbon dioxide with suitable detergent is an alternative solvent. What type of harm to the environment will be prevented by stopping of tetrachloroethane? So tetrachloroethane बेसिकली क्या है कि 4 क्लोरीन लगे हुए हैं इथेन में। तो बेसिकली क्या है कि टेट्राक्लोरोइथेन है कार्सिनोजेनिक। सो tetrachloroethane is considered is carcinogenic।
मतलब क्या है, रिजल्ट्स इन कैंसर, ठीक है, रिजल्ट्स इन कैंसर। और क्या होता है कि इस दिस ऑल्सो कंटामिनेट्स दिस ऑल्सो कंटामिनेट्स द ग्राउंड वाटर, ठीक है, दिस ऑल्सो कंटामिनेट्स द ग्राउंड वाटर। तो ये चीजें बेसिकली क्या है, अगर हम इसे यूज करते जाएंगे, है ना, तो ये हार्मफुल होगा। और अगर हम इसे यूज करना बंद कर दें तो हमारा क्या, कार्सिनोजेनिक रेट कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट होगा। और लिक्विफाइड CO2 की जो बेस्ट बात है, ठीक है, लिक्विफाइड CO2 का जो ये है कि वो इन दी एंड क्या है, लिक्विफाइड CO2 इन चीजों के नहीं है, लेकिन लेकिन liquefied CO2 is better than tetrachloroethane. Okay, liquefied CO2 is not completely good, completely good, क्योंकि लिक्विफाइड CO2 क्या है, ये अल्टीमेटली कहा जाता है एटमॉस्फेयर में। ओके, दिस अल्टीमेटली goes into the atmosphere एंड दैट रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, है ना। और उसी तरह अगर हम देखें तो क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, तो ये भी एक इश्यू है। इट इज ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे लॉन्ग आंसर टाइप खत्म हो गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप बचे हमारे असर्शन रीजंस और मैच द फॉलोइंग। और मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत हम वापस बात करें दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर इसी चैप्टर में, जिस पे आपको ध्यान रखना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके एवरीबॉडी, ओके एवरीबॉडी, थैंक यू।